गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस क्लास में MTS सेट 7 टेकन फ्रॉम अजय कुमार सिंह बुक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सेट 6 तक पहले के वीडियोस में एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज के इस वीडियो में सेट 7 को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेट 6 तक के PDF के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ स्टडी मटेरियल में सभी PDFs अपलोडेड हैं। वीडियो के लिंक में भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करें और ये सारे PDFs इजीली वहां आपको मिल जाएंगे। ऐप पर अपलोडेड हैं एक्सप्लेन्ड PDF। इट कम्स विद हर ओन चैलेंजेस फॉर अ पर्सन। अब यह जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा प्रश्न क्यों पूछ दिया गया, क्या इसका तर्क था? जब सब्जेक्ट इट है तो यहां हर नहीं लगाना चाहिए था, इट्स लगाना चाहिए था। इट कम्स विद इट्स ओन चैलेंजेस, अब फॉर ए पर्सन क्यों दे दिए? लेकिन पर्सन के अंतर्गत फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आता है, इसलिए हम मान लेंगे और आंसर भी होगा। लेकिन यह बहुत तार्किक जवाब नहीं है और दूसरा कोई सॉल्यूशन भी इसका नहीं दिख रहा है। अजय कुमार सिंह सर की किताब में लिखा हुआ है कि ओन सुपरफ्लूअस है। मुझे नहीं लगता कि यह किसी भी नियम से सुपरफ्लूअस है, क्योंकि हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद ओन का प्रयोग करते हैं। दिस इज माई ओन कार, तो इसमें एरर नहीं है। एरर अगर कुछ है तो यही है कि सब्जेक्ट जब इट है तो यहाँ हर नहीं इट्स होगा, आंसर बी। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है SSC का, उस पर भी आंसर बी ही दिया हुआ है। नीड नो वर्री, दिस टिप्स विल हेल्प यू टू ऑप्टिमाइज योर वर्क। नीड नो वर्री ये क्या है? ये तरीका ही गलत है, ऐसा हम नहीं लिखेंगे। नीड नो वर्री चिंता मत करो, तो चिंता मत करो ऐसे लिखिए डोंट वर्री, डोंट वर्री दिस टिप्स विल हेल्प यू। ये टिप्स हेल्प करेंगे टू ऑप्टिमाइज योर वर्क। अब हेल्प के साथ हम फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव दोनों का प्रयोग करते हैं। बेयर इन्फिनिटिव बेहतर होता है, लेकिन टू इन्फिनिटिव गलत नहीं होता। तो आंसर ए होगा, नीड नो वर्री के जगह डोंट वर्री का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 3 फीलर है और यह प्रश्न है, रोहन प्रेफर्ड बेसबॉल डैश एनी अदर स्पोर्ट। आप लोग लगातार कमेंट करते रहें। प्रेफर का अर्थ होता है टू लाइक मोर देन। जब हम दो चीजों में तुलना करते हैं, जब हम दो चीजों में तुलना करते हैं तब हम टू का प्रयोग करते हैं प्रेफर के साथ। प्रेफर टू, दो चीजों में तुलना के लिए प्रेफर के साथ आप टू का यूज करें और आंसर आपका 3 का ए हो जाएगा। प्रेफर के साथ टू हमेशा लगाते हैं हम, यह दो के बीच तुलना को व्यक्त करता है। जैसे आई लाइक टीचिंग टू डूइंग एनीथिंग एल्स, कुछ भी करने से ज्यादा मैं टीचिंग पसंद करता हूं। तो एक तरफ कुछ भी है, दूसरे तरफ टीचिंग है, इनके बीच तुलना के लिए हम प्रेफर यूज कर लेंगे। ही प्रेफर्स कॉफी टू टी, वह टी से अधिक कॉफी पसंद करता है। अब आप लाइक मोर देन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर के साथ देन यूज ना करें। आई हैव लिव्ड इन गुजरात, ऑप्शन ए में है सिंस 7 ईयर। अब 7 है तो ईयर नहीं होगा, सिंस भी नहीं होगा। 7 ईयर्स एगो, हैव लिव्ड है यहाँ, तो हम एगो का तो यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि एगो सिर्फ सिंपल पास्ट में आता है। फॉर 7 ईयर्स एगो ये भी नहीं होगा, केवल होगा फॉर 7 ईयर्स, यानी गुजरात में मैं 7 वर्ष रहा हूं। आंसर डी होगा 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 इंडेक्स, और इसका हमें सिनोनिम बताना है। इंडेक्स का यह अपने आप में नाउन है। इंडेक्स का अर्थ होता है सूची और इंडेक्स का अर्थ होता है आंकड़ा, सूची या आंकड़ा। डिसऑर्डर, अव्यवस्था, कोई क्रम का न होना, किसी भी सिस्टम का न होना डिसऑर्डर कहलाता है। नेग्लेक्ट, उपेक्षा करना या अवहेलना करना। नेग्लेक्ट, उपेक्षा करना या अवहेलना
उपेक्षा करना या अवहेलना करना। डिसमिस, खारिज करना और सेवा समाप्त करना। गाइड, मार्गदर्शन करना, पथ प्रदर्शन करना। शब्द है इंडेक्स, सूची या आंकड़ा। अब सूची या आंकड़ा के लिए सिनोनिम के रूप में हम डिसऑर्डर दे नहीं सकते हैं, हम नेगलेक्ट दे नहीं सकते हैं, हम डिसमिस दे नहीं सकते हैं और हम गाइड भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रश्न पूछा गया है बोर्ड में, मैं क्या करूं? इंडेक्स के लिए हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं, आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स। अब मजबूरन चूंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको एक आंसर सेलेक्ट करना होगा, इसलिए आप गाइड दें। अगर नन ऑफ दी अबव रहता तो हम उसी को सेलेक्ट करते। अब गाइड और इंडेक्स का कहीं कोई तुक नहीं है, लेकिन हम विवश हैं, बाध्य हैं, इसके लिए आंसर वही होगा। अमेंड, अमेंड मीन्स होता है संशोधन करना, यह वर्ब है। अमेंड मीन्स संशोधन करना, अमेंड मीन्स बदलाव करना, संशोधन करना या बदलाव करना। इम्पेयर, इम्पेयर मीन्स होता है बिगाड़ देना, इम्पेयर मीन्स होता है बिगाड़ देना। अल्टर, बदलना, अल्टर बदलना, चेंज करना। रेड्यूस, कम होना या कम करना। वर्सन, बदतर बनाना या बिगाड़ना, स्थिति को बिगाड़ देना। इसका सिनोनिम एग्रावेट होता है। वर्सन के लिए हम एग्रावेट का यूज करते हैं। अब इम्पेयर एग्रावेट से और वर्सन से थोड़ा भिन्न है। इम्पेयर उस चीज को बिगाड़ देना जो, जैसे सिस्टम कोई है सही ढंग से काम कर रहा है, इम्पेयर कर दिए, उसमें बिगाड़ ला दिए, गड़बड़ी ला दिए। हमारे शरीर के अंगों के लिए भी इम्पेयर्ड का यूज होता है। जो अंग हमारे काम नहीं कर रहे हैं, यानी वो इम्पेयर्ड हो गए हैं, बिगड़ गए हैं, खराब हो चुके हैं, काम नहीं कर रहे हैं। तो अमेंड, संशोधन करना, बदलाव करना, हमें बताना है सिनोनिम। हम इम्पेयर, रेड्यूस और वर्सन दे नहीं सकते, इसलिए हम देंगे अल्टर, बदलना। ऐसे अल्टर आपके परीक्षा में पूछा जाए तो आप चेंज यूज करिए। एग्जैक्ट सिनोनिम अल्टर का चेंज होता है। और अब अमेंड के लिए भी अल्टर होता है, क्योंकि अमेंड में भी हम बदलाव करते हैं, सुधार के लिए बदलाव करते हैं। टेस्टिफाई, टेस्टिफाई भी अपने आप में वर्ब है। और टेस्टिफाई जो है कोर्ट का वर्ड है, कोर्ट के क्षेत्र में यह यूज होता है। हिंदी में कहेंगे साक्ष्य देना। टेस्टिफाई, साक्ष्य देना या अपनी बात इत्यादि कह करके किसी चीज को प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। अनाउंस, घोषणा करना, अनाउंस घोषणा करना। डिनाई, इनकार करना, मना करना, खंडन करना, इनकार करना, मना करना, खंडन करना। इसका सिनोनिम आप कमेंट में लिख दें, इसका सिनोनिम आप कमेंट में लिख दें। विट्टो, नाउन वर्ब दोनों का काम करता है। विट्टो मीन्स अस्वीकार करना, और विट्टो एक अधिकार है नकार देने का। निगेट, नकारना, और निगेट का एक अर्थ रद्द करना भी होता है। एनुल कर देना, एनुल कर देना, प्रभाव को समाप्त कर देना, निगेट होता है। शब्द हमारे सामने टेस्टिफाई है, साक्ष्य देना या प्रमाणित करना। डिनाई, वीटो, निगेट होगा नहीं, सिनोनिम इसका अनाउंस होगा। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, यानी कुछ ऐसी घोषणा, कुछ ऐसी बात जिसे हम किसी चीज को
प्रमाणित कर दें, उस पर अपना साक्ष्य दे करके। 7 का आंसर ए हो जाएगा। और डिनाई का सिनोनिम पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा। डिनाई का सिनोनिम रेफ्यूट होगा और रेबट होगा। खंडन करना, खंडन करना, नोट करेंगे इसे। ये अभी आप नोट ना करके अभी क्लास को ध्यान से सुने, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स आप जरूर करते रहें, और बाद में जब पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा तो वहां से आप नोट करेंगे, एक सुंदर डायरी बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है लर्नर्स के लिए। अब जो लोग 2 साल 3 साल पहले से तैयारी अंग्रेजी की कर रहे हैं उनके लिए यह सेट नहीं है, क्योंकि ये सारे वर्ड बड़े सिंपल हैं, सब लोग जानते हैं। हाँ, टेक्निक सीखिए, एलिमिनेशन वगैरह का टेक्निक जो इसे आपको मिलेगा, सब तो बड़े हल्के हल्के हैं सभी। अब अपोजिट वर्ड आपको बताना है। शब्द है नोबुल। नोबुल मीन्स होता है उदार। ही कम्स फ्रॉम अ नोबुल फैमिली। वह कुलीन परिवार से आता है, वह कुलीन परिवार से आता है। वेल बॉर्न का अर्थ भी होता है कुलीन। आप लोग बोलचाल में कहते हैं ना, भले चंगे परिवार से है वह, यानी वेल बॉर्न है, वेल बॉर्न। जेंटिल, जेंटिल मीन्स होता है सुशील, जेंटिल सुशील। सर्वाइल, सेवक, गुलाम, स्लेव और इंस्लेव्ड। किंगली, राजसी। किंगली का सिनोनिम रॉयल होता है, किंगली का सिनोनिम रॉयल होगा। अब नोबुल के लिए हमें देना है अपोजिट वर्ड। कमेंट किया जाए फटाफट, क्या होगा नोबुल का एंटोनिम? वेल बॉर्न नोबुल का एंटोनिम नहीं होगा, ये तो सिनोनिम है। जेंटिल इसका एंटोनिम नहीं होगा। किंगली इसका एंटोनिम नहीं होगा, तो इसका एंटोनिम होगा सर्वाइल। अब देखिए कितना अटपटा पूछा जा रहा है, दूर दूर तक आप जो रट के जाएंगे उससे यह मैच नहीं करेगा। तो यही सब टेक्निक सीखना है। मैं हर सेट में देख रहा हूं कि एलिमिनेशन ही काम कर रहा है, और एलिमिनेशन वही कर सकता है जिसके पास बहुत शब्द हो। तो वोकैब खूब याद करें, जहां से भी मिले याद करें। अपलॉज, अपलॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है प्रशंसा। अपलॉज खास करके हम किसी की प्रशंसा जब उसके परफॉर्मेंस के लिए करते हैं तब अपलॉज यूज करते हैं। एडमिरेशन, एप्रिसिएशन, एडमिरेशन, एप्रिसिएशन, प्रेज इसका सिनोनिम होगा। एक्लेम, एक्लेम मतलब होता है जय जयकार या जय जयकार करना, यानी खूब प्रशंसा करना। अक्लेम इसका नाउन होता है एक्लेमेशन। चीयर्स, आनंद। क्रिटिसिज्म, आलोचना या शिकायत। और प्रेज नाउन वर्ब दोनों है, प्रशंसा या प्रशंसा करना। तो अपलॉज का यह सिनोनिम है, जैसा कि मैंने ऊपर लिख भी दिया। चीयर्स एक्लेम होगा नहीं, क्रिटिसिज्म होगा। क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना। आप साहित्य में जो क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो उसका बड़ा ही अच्छा सेंस निकलता है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं होता है कि किसी की धज्जी उड़ा देना, यानी जो बातें हैं उसको हूबहू प्रस्तुत करना, इसमें उसकी आलोचना हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिटिसिज्म करने वाले को क्रिटिक कहते हैं, और अंग्रेजी साहित्य में क्रिटिक्स वही हुए हैं जो बहुत बड़े विद्वान थे। क्रिटिसिज्म करने वाले को क्रिटिक कहते हैं। अब आजकल केवल क्रिटिक का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है, लेकिन इसका पॉजिटिव सेंस भी है। टी.एस. एलियट के बारे में कहा गया बहुत बड़े क्रिटिक थे, और बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, यानी वो समालोचना करते थे, समालोचना करते थे। क्रिटिक का समालोचक होता है। 9 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कैंडिड। कैंडिड शब्द का आपको बताना है अपोजिट वर्ड। कमेंट करें जल्दी से, कैंडिड का अपोजिट वर्ड आपको बताना है। कैंडिड मीन्स होता है निःसंकोच, निःसंकोच। इसका सिनोनिम होता है फ्रैंक, फ्रैंक। स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। फेयर,
फेयर मीन्स होता है सुंदर, इसी फेयर मीन्स होता है गोरा, इसी फेयर मीन्स होता है निष्पक्ष, ईमानदार, और इसी फेयर मीन्स होता है मेला, मेला। अगला शब्द है डिसीटफुल। डिसीटफुल मीन्स होता है धोखेबाज, धोखेबाज। जेन्युइन यथार्थ, ऑथेंटिक, असली, ओरिजिनल, ऑथेंटिक, जेन्युइन। सिंसियर सच्चा, सच्चा। कर्तव्यनिष्ठ भी होता है सिंसियर। कैंडिड निसंकोच, अपोजिट वर्ड। फेयर तो सिनोनिम हो जाएगा, ईमानदार कैंडिड जो होगा वो फेयर होगा, डिसीटफुल होगा। डिसीटफुल यानी धोखेबाज, जिसके अंदर डिसीट हो, डिसीट मतलब धोखा, वो कभी कैंडिड नहीं हो सकता, वो छिपा के रखता है, स्पष्ट बोलता ही नहीं है, तभी तो वो धोखा करेगा। 11 ओवरहेड एंड ईयर्स, ईडीएम है आपके सामने और आपको इसका मीनिंग सेलेक्ट करना है। ओवरहेड एंड ईयर्स का अर्थ होता है पूर्णतः, पूर्णतः। इसका सिनोनिम होगा कंप्लीटली, फुल्ली और होली। कंप्लीटली, फुल्ली और होली। और पहले आपको बता चुका हूं ऑब्सोलीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार आ चुका है, अभी तक के सेट में ही ऑब्सोलीट कई बार आ चुका है और बहुत सारे परीक्षाओं में ऑब्सोलीट पूछा जा चुका है। जरा कमेंट करके बता दें। अलर्ट का सिनोनिम होता है वॉचफुल, अलर्ट का सिनोनिम होता है वॉचफुल, चौकन्ना, वॉचफुल। गार्डेड भी कहते हैं। ऑब्सोलीट यानी जो प्रचलन से परे हो, जो आउटडेटेड हो, जो अब यूज में ना हो, दैट इज आउट ऑफ यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलीट। आउट ऑफ यूज, दैट इज नॉट इन ट्रेंड, जो ट्रेंड में ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन वंस गार्ड। ऑन वंस गार्ड के लिए 4 ऑप्शन है। अबाउट टू फॉल, टू बी केयरफुल, टू बी नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, कॉज ऑफ समबडी। गार्ड, ऑन वंस गार्ड यानी एकदम अलर्ट होना, सावधान होना, और इसलिए यहां हम सेलेक्ट करेंगे बी, टू बी केयरफुल यानी सावधान। वॉचफुल, अलर्ट, केयरफुल इसका सिनोनिम होगा। 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट। जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसे आपको इंप्रूव करना है। क्वेश्चन है माई बॉस सजेस्टेड मी टू टेक ऑफ, टेक ए ऑफ, ये क्या? अब आपको बताऊं, ये जो ऑफ लगा है इसके पहले डिटर्मिनर का मतलब कि इस ऑफ को नाउन बना दिया गया और इसीलिए डिटर्मिनर लगा रहे हैं। तो कितना आसान है, जब आप ऑफ को नाउन बनाए तो ये लगाएंगे कि एन लगाएंगे, तो एन लगाएंगे। तो एक ट्रिक तो वहां था। दूसरा ट्रिक क्या है जो आपको सीखना है, शायद पहले के वीडियो में बता चुका हूं। 3 वर्ब हैं, सजेस्ट, रेकमेंड और प्रोपोज। सजेस्ट, रेकमेंड और प्रोपोज के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसके बाद हम शुड का ही यूज करते हैं। ये ग्रामर का रूल है, फिक्स्ड है, इसलिए भी आंसर दैट आई शुड वाला ही होगा। अब इसमें भी तो है लेकिन यहाँ ए है और ऑफ के पहले एन चाहिए, इसलिए आंसर 13 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ें और आंसर दें। ही complained of having harassed by the court of law
वह कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा हरास किए जाने का कंप्लेन किया कि उसे कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा ही हरास किया गया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, यानी जो स्ट्रक्चर यहाँ आपके सामने है वह पैसिव वॉइस का है। और ग्रामर में यह सिखाया जाता है कि हैविंग V3 का पैसिव वॉइस होता है हैविंग बीन V3। तो आंसर हो जाएगा हैविंग बीन हरास्ड, क्योंकि हैविंग V3 का पैसिव होता है हैविंग बीन V3। तो आंसर हो जाएगा सी, हरास किए जाने का, उसने नहीं ना किया, उसको किया गया, यानी पैसिव वॉइस, इसलिए 14 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, रिडक्शन इन टैक्स और डेट। कर्ज और टैक्स में रिडक्शन को हम क्या कहते हैं? ए में रिबेट है, बी में एस्टीमेट है, सी में प्रीफेस है और डी में रैंसम है। कमेंट किया जाए। रिबेट मीन्स छूट होता है या रियायत होता है। इसके बदले हम कॉन्सेशन का यूज करते हैं। कॉन्सेशन ऑलराउंडर है। रिबेट का यूज प्रायः टैक्स और डेट, कर्ज में छूट के लिए, जैसे अब इंटरेस्ट में छूट के लिए आप रिबेट का यूज करें, टैक्स में छूट के लिए, टैक्स एग्जेम्पशन में भी हम रिबेट का यूज करते हैं। एस्टीमेट, एस्टीमेट मीन्स आकलन, एस्टीमेट मीन्स आकलन। प्रीफेस प्रस्तावना और भूमिका। इसके लिए सिनोनिम हम 4 वर्ड यूज करेंगे, प्रियम्बल यूज करेंगे। 4 वर्ड और प्रियम्बल। रैंसम मीन्स होता है फिरौती। तो रिबेट, एस्टीमेट, प्रीफेस और रैंसम। रिडक्शन इन टैक्स, अब इसमें रिडक्शन वाला शब्द तो एक ही है, रिबेट है। रैंसम वह फिरौती है जिसमें किडनैपिंग के बाद अमाउंट एक मांगा जाता है कि इतना रुपया मुक्त करने के लिए। तो रिडीम करने के लिए जो रुपया, जो राशि दी जाती है किडनैपर्स को, उसे हम रैंसम कहते हैं। 15 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16, रिजल्टिंग इन डेथ और एंडिंग इन डिजास्टर। रिजल्टिंग इन डेथ यानी जिसका परिणाम मृत्यु हो या कोई भारी आपदा हो, संकट हो, उसे हम क्या कहते हैं? ए में है डेजर्ट, बी में इरेटिक, सी में फैटल और डी में एपिक्योर। डेजर्ट मीन्स होता है मीठा, मीठा। डेजर्ट मीन्स पकवान भी होता है। खाना खाने के बाद जो मिठाई दी जाती है उसे हम डेजर्ट कहते हैं। अब एक ऐस कर देंगे तो त्याग देना भी हो जाएगा, मरुभूमि या मरुस्थल भी हो जाएगा। इरेटिक, इरेटिक वह होता है जो सामान्य रूल से अलग चलता है, सनकी टाइप का, जो एक रूल में, एक कायदे कानून में न रहे, वह इरेटिक होता है। सनकी। इसेंट्रिक, इरेटिक, व्हिमसिकल, फैटल, फैटल मीन्स होता है प्राणघातक, फैटल प्राणघातक। इसका सिनोनिम होता है डेडली और लैथल, डेडली और लैथल। एपिक्योर मीन्स होता है स्वाद लोलुप, वह जो अच्छे भोजन, लजीज भोजन के प्रति बहुत जिज्ञासा रखता हो, जिसके मुंह में अच्छे भोजन को देख करके पानी आ जाए, वह एपिक्योर या एपिक्यूरियन होता है। इसका सिनोनिम होता है गॉर्मेट। ग्लटन। तो आंसर क्या दें? फैटल, प्राणघातक, जानलेवा। क्वेश्चन नंबर 17, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करें, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को चूज करें।
इनोसेंट इनोसेंट इनोसेंट, यानी स्पष्ट है ना कि आपसे पूछा गया है इनोसेंट। इनोसेंट जिसका हिंदी मीनिंग होता है निर्दोष, इसका एंटोनिम होता है गिल्टी, कल्प्रिट, कल्पेबल, कल्पेबल। तो इनोसेंट INNOCENT, यानी आंसर 17 का ए होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है और शब्द है लेनियंट। लेनियंट शब्द है, लेनियंट उसके लिए यूज होता है जो सजा इत्यादि देने में थोड़ा नरमी बरते। स्टूडेंट्स के साथ जो शिक्षक डांट फटकार दे लेकिन मारे पीटे नहीं, डराए कि कल होमवर्क नहीं बनाना तो बहुत पिटाई करूंगा, लेकिन फिर जब बारी पीटने की आए तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ऐसा व्यक्ति लीनियंट कहलाता है। लीनियंट। तो स्पेलिंग से मैच करा लें कौन होगा, आंसर सी होगा। 19 सेंटेंस अरेंजमेंट है, आप लोग बना लें। सेंटेंस अरेंजमेंट है, रीअरेंज द पार्ट्स, पार्ट्स को अरेंज करें। एक बहुत सुंदर टेक्निक है, जो यहाँ अप्लाइड है। क्या है वह टेक्निक? देखिए ए लगा है, एक डिटर्मिनर है, इसके बाद नाउन चाहिए, यानी हम पी से शुरू कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ नाउन है। हम क्यू से शुरू नहीं कर सकते, हम आर से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि ए के बाद द नहीं लगेगा, ए के बाद इट नहीं लगेगा। यानी कोई ऑप्शन अगर क्यू से शुरू हुआ है तो काट दें और आर से भी शुरू हुआ है तो काट दें। बचा हमारे पास दो ही ठो। द मोमेंट, वह पल, वह क्षण। ए न्यू वर्ड इज क्वाइंड, यही तो होगा जब एक नए शब्द को बनाया जाता है। क्वाइन शब्द का दो अर्थ होता है। क्वाइन मतलब सिक्का, क्वाइन मतलब सिक्का, और इसी क्वाइन का अर्थ होता है बनाना, और शब्द बनाने में हम क्वाइन का यूज करते हैं। शब्द बनाना, क्वाइन ए वर्ड। तो द मोमेंट न्यू वर्ड इज क्वाइंड, जिस पल एक नया शब्द निर्मित होता है, बनाया जाता है। एक पार्ट कंप्लीट है, आगे बढ़ाने के लिए लिखना होगा इट एंटर्स द स्पोकन लैंग्वेज, वह बोल चाल की भाषा में एंटर कर जाता है। स्पोकन का सिनोनिम बता दें आप लोग, सभी लोग स्पोकन का सिनोनिम बता दें। स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन लैंग्वेज। अब स्पोकन का सिनोनिम क्या होगा? तो PQR क्रम से है, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। PQR, आंसर ए होगा। मैंने प्रश्न किया स्पोकन का सिनोनिम, इसका सिनोनिम होता है इंटरैक्टिव, कॉलोक्वियल। इंटरैक्टिव, कॉलोक्वियल, कम्युनिकेटिव। आप स्पोकन इंग्लिश को इंटरैक्टिव इंग्लिश कह सकते हैं, कॉलोक्वियल इंग्लिश कह सकते हैं, कम्युनिकेटिव इंग्लिश कह सकते हैं, आप कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश कह सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश बड़ा पॉपुलर है, इनका यूज कम लोग करते हैं, लेकिन आप करें, आप सीख रहे हैं, इसलिए आप इनका यूज करें। आंसर ए होगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, इसे बनाया जाए। अरेंजमेंट से प्रश्न है, इसे बनाया जाए। बनाकर सभी लोग कमेंट करें।
वेनिस इज, चर्चा वेनिस की हो रही है। तो वेनिस इज ब्यूटीफुल सिटी इन स्ट्रेंज एंड। अब आप जानते हैं यदि किसी नाउन के लिए दो एडजेक्टिव का यूज किया गया हो तो पहले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगाते हैं, दूसरे एडजेक्टिव के पहले नहीं लगाते हैं। एरर का रूल सीख लें। तो वेनिस इज अ स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल सिटी इन द नॉर्थ ऑफ इटली। वेनिस इज अ स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल सिटी इन द नॉर्थ ऑफ इटली। तो RQP आपका आंसर होगा। RQP बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 to 25, 21 to 25 आपके सामने है और यह है एक क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट प्रत्येक दिन एक मैं बता रहा हूं आपको, और बिगिनर्स के लिए बड़े अच्छे सेट्स हैं। सभी जो लोग सीखना शुरू किए हैं उनके लिए तो बड़े अच्छे सेट्स हैं ये। वी नीड टू क्रिएट अ डैश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हमें आवश्यकता है, अब यहां से ग्रामर सीखें। नीड के बाद जब भी प्रिंसिपल वर्ब आएगा टू का प्रयोग आपको अवश्य करना है, क्योंकि नीड वहां प्रिंसिपल वर्ब होता है। तो जब आएगा ना तो वो इन्फिनिटिव बन जाएगा टू लेकर के। वी नीड टू क्रिएट, आवश्यकता है हमें निर्मित करने की। क्या? ए डैश सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के डैश सिस्टम को क्रिएट करने की आवश्यकता है। भाई सिस्टम तो है ना, हर जगह पूरी दुनिया में हर स्टेट में अपना एक एजुकेशन सिस्टम है। तो अब कैसे सिस्टम की जरूरत है? टर्ब्यूलेंस। टर्ब्यूलेंस मीन्स होता है हलचल, उपद्रव। जैसे शांत पानी में, तालाब के शांत पानी में आप जब कंकर पत्थर मारेंगे तो वहां हलचल उत्पन्न होगी, उसी हलचल को हम टर्ब्यूलेंस कहते हैं। अब ऐसे भी सिस्टम के अंदर भी टर्ब्यूलेंस आता है, एकाएक उथल पुथल होने लगे, उसे भी हम टर्ब्यूलेंस कहते हैं। इसका एडजेक्टिव टर्ब्यूलेंट होता है, टर्ब्यूलेंट। हेवी मीन्स भारी होता है, तो भारी एजुकेशन सिस्टम चाहिए। बैलेंस्ड, संतुलित। अब एजुकेशन सिस्टम के लिए बैलेंस्ड का प्रयोग न करें, स्ट्रिक्ट का प्रयोग करें। स्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सिस्टम तो पहले से है, अब कुछ अच्छा करना है तो उसको स्ट्रिक्ट करना होगा। आंसर सी होगा। Education should be dashed through the mother tongue and through English language as well. Dash in one's mother language is very important. Education should be dashed through the mother tongue. Education को मातृभाषा के माध्यम से डैश किया जाना चाहिए। एजुकेशन को हम क्या करते हैं? एजुकेशन हम देते हैं। तो इम्पार्ट मीन्स होता है देना, और आप सीख लें इम्पार्ट शब्द देना के अर्थ में यूज होगा। और क्या देने में इसका यूज करें? तो एजुकेशन, ट्रेनिंग, नॉलेज। शिक्षण प्रशिक्षण में ही हम इम्पार्ट का यूज करते हैं। बॉथ, टॉथ और ब्रॉथ ये नहीं होगा, यहां इम्पार्टेड होगा। यह मदर टंग के माध्यम से दिया जाना चाहिए। एंड थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल डैश इन वंस मदर लैंग्वेज। और अंग्रेजी के माध्यम से, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से। अब यहाँ ग्रामर का एक बड़ा मिस्टेक है। इंग्लिश या किसी भी भाषा के बाद जब उसका किसी भी भाषा के बाद जब लैंग्वेज शब्द दे दिया जाए तो वहां द का यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल डैश इन वंस मदर लैंग्वेज एज वेल। थिंकिंग इन, स्टडिंग इन, डांसिंग इन, लिसनिंग इन। बात पढ़ाई की हो रही है ना, तो पढ़ाई को व्यक्त करने के लिए डांसिंग और लिसनिंग नहीं ना, स्टडिंग होगा। Studying in one's mother language is very important. It dash a feeling of love and respect for his mother language. अगर मदर लैंग्वेज में पढ़ाई हो तो उसके प्रति प्रेम बढ़ता है, मदर लैंग्वेज के प्रति प्रेम बढ़ता है, रेस्पेक्ट बढ़ता है। तो इट डैश अ फीलिंग ऑफ लव एंड रेस्पेक्ट। यह फीलिंग ऑफ लव और रेस्पेक्ट को डैश कर देता है। क्या कर देता है?
ओरिजिनेट कर देता है, उत्पन्न कर देता है, डिवेलप कर देता है, क्रिएट कर देता है, एक्सप्लॉइट कर देता है। हमारे अंदर हमारी मातृभाषा के प्रति प्रेम पहले से होता है, सबके दिल में मातृभाषा के प्रति प्रेम है, तो क्रिएट नहीं करना है। दूसरी बात, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्रिएट सोचना भी नहीं है। एक्सप्लॉइट का दो अर्थ होता है, एक शोषण करना, दूसरा पराक्रम दिखाना, तो ये भी नहीं होगा। ओरिजिनेट मीन्स होता है उत्पन्न करना, और ये कहाँ यूज होता है, जहाँ किसी स्रोत से उत्पन्न करना हो, जैसे द गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री, तो यहाँ भी नहीं, डिवेलप होगा। डिवेलप मीन्स विकसित होना, विकसित करना। हमारे अंदर चीज है और उसमें अगर विकास हो रहा है तो डिवेलपमेंट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे डिवेलप्स को। ए पर्सन वुड बी डैश ऑफ हिज ओन कल्चरल रिचनेस। रिचनेस मीन्स होता है समृद्धि, इसका सिनोनिम होता है प्रोस्पेरिटी। रिचनेस का सिनोनिम प्रोस्पेरिटी, रिचनेस का सिनोनिम होगा ऑप्यूलेंस। रिचनेस, प्रोस्पेरिटी, ऑप्यूलेंस, समृद्धि। एक शब्द और है दिमाग पे नहीं आ रहा अभी। ए पर्सन वुड बी डैश ऑफ हिज ओन कल्चरल रिचनेस इफ ही इज अनेबल टू रीड बुक रिटन इन हिज मदर टंग। अब यहाँ या तो बुक्स करना होगा या ए बुक लिखना होगा, वरना ये भी गलत है। इफ ही इज अनेबल टू रीड बुक्स रिटन इन हिज मदर लैंग्वेज, यदि कोई व्यक्ति अपने ही मातृभाषा में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ने योग्य नहीं है, तो वह अपनी मातृभाषा का जो सांस्कृतिक समृद्धि है, उसके मातृभाषा की जो सांस्कृतिक समृद्धि है, उससे वह डैश हो जाता है। कहाँ से हमें अपने संस्कृति के बारे में जानकारी होती है? पुस्तकों से। पुस्तकें किसी न किसी भाषा में लिखी गई रहती हैं, और यदि हमारी मातृभाषा की पुस्तकों को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम कैसे जान पाएंगे अपने स्टेट के बारे में, अपने कल्चर के बारे में? यानी हम वंचित हो जाएंगे। तो वंचित होने का वर्ड यहाँ पर डिवॉइड है। डिवॉइड का अर्थ होता है वंचित। एम्प्लॉयड मीन्स होता है नियुक्त, कार्यरत। अवॉइड मीन्स होता है बचना, और इग्नोर्ड मीन्स होता है उपेक्षित। तो वंचित हो जाता है यानी डिवॉइड हो जाता है। तो इस तरह से मैंने सेट 7 को एक्सप्लेन किया। सेट 7 एक्सप्लेन्ड है। आप सभी वीडियो को बहुत अधिक शेयर करें और लाइक तो जरूर कर दें। जितने लोग जुड़ते हैं क्लास में लाइव में, जितने लोग जुड़ते हैं, प्रीमियर्ड लाइव चलता है, जितने लोग जुड़ते हैं वे सभी लाइक भी नहीं करते। लाइक कर देने में क्या लगता है आपको? जाते जाते लाइक कर दें, हो सके तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो में आके कुछ अच्छे कमेंट्स लिख दें, अपनी फीलिंग लिख दें, अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है वो आप जरूर लिख दें थोड़ा समय निकाल करके। इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और अगर आप कुछ आलोचना करते हैं तो सुधार करने का एक चांस बनता है कि देखो मेरे में कुछ कमी है, तब मेरी आलोचना हो रही है। तो अगर आलोचना ही करनी है तो उसका भी मैं वेलकम करता हूँ, वो भी करें, वो भी आप लिखें। शब्द अच्छे होने चाहिए, आलोचना में भी शब्दों का चयन थोड़ा बारीकी से करें। सो विद दैट इट इज ओवर। Thank you so much for joining the class and good night.